अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। राह टीवी में खुशामदीद। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि राह टीवी और पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के ताउन से, इनके इश्तराक से कैंसर अवेयरनेस सीरीज़, कैंसर अवेयरनेस कैंपेन हमारी चल रही है। उसी सिलसिले की एक और कड़ी, एक और प्रोग्राम लेकर आपके साथ हाज़िर खिदमत हूँ। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर सुहेल अख्तर मौजूद हैं। आप पल्मोनोलॉजी कंसल्टेंट हैं और हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट भी हैं इंडस हॉस्पिटल में। सर, खुशामदीद कहते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बताइए क्या होता है जो कैंसर है, फेफड़ों का जो कैंसर है ख़ास तौर से, इसके बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि हमारी जो ये सीरीज़ है कैंसर के हवाले से स्पेशली है। तो आप सीनियर डॉक्टर हैं, केसेस को डील करते हैं, थोड़ा सा हमें बताइएगा हमारे देखने वालों के लिए कि क्या होता है इस कैंसर में और अलामात क्या हैं, वजूहात क्या होती हैं। शुक्रिया। कैंसर की जब भी बात होगी दुनिया में किसी भी मुल्क में, तो फेफड़ों का या लंग कैंसर सर फहरिस्त ही होगा। राइट। क्योंकि ये दुनिया भर में जितने भी कैंसर्स हैं उनमें सर फहरिस्त है, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई भी दूसरा मुल्क हो। ये फेफड़ों की अंदर, यानी कि सांस की नालियों के अंदर शुरू होता है और जब बढ़ता है तो फिर दूसरे अज़ा को भी हिस्से में ले लेता है। सबसे पहले तो फेफड़ों में ग्रो करता है, फेफड़ों के दूसरे हिस्सों को नुकसान पहुंचाता है, और इसके बाद फिर जैसा कि हर कैंसर में होता है कि सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स और सीने के अंदर के दूसरे अज़ा जो हैं उनमें फैलता है, लिम्फ नोड्स में फैलता है, और फिर जब ये ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होता है, ब्लड वेसल्स में, खून की रगों में, तो फिर ये जिस्म के दीगर अज़ा तक फैल जाता है, जिसमें जिगर शामिल है, हड्डियां हैं, दिमाग है और दीगर अज़ा हैं। इसकी इब्तिदा, या यूँ कहिए कि इसकी वजह बहुत सारी हैं, लेकिन 10 में से 9 जो कैंसर होते हैं फेफड़ों के, उनकी वजह सिगरेट नोशी है, सिगरेट पीना। सही। इसके दीगर वजूहात में माहौलियाती आलूदगी, जिसमें एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में दीगर गैसेस आ जाती हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और दीगर। इसके अलावा इंडस्ट्रियल कम्बशन से जो गैसेस निकलती हैं मुख्तलिफ़ कारखानों वगैरह में, उनमें इसकी वजूहात शामिल हैं। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे केमिकल्स और गैसेस जो मुख्तलिफ़ ऑक्यूपेशंस में इस्तेमाल होते हैं, उनमें से कुछ की वजह से कैंसर होता है। वो तफसील लंबी है, उसमें मैं नहीं जा सकता। और एक वजह अननोन भी होती है, यानी कि जिसमें कोई वजह मालूम नहीं हो पाती। इसका किसी हद तक, बहुत थोड़े केसेस में इसका की वजह फेमिलियल है, लेकिन आम तौर पे ये रैंडमली होता है। सिगरेट नोशी के बारे में मैं बता दूं कि सिगरेट पीने वाले 20 साल, 30 साल, 40 साल या उससे ज़्यादा अरसे तक जब पीते रहें, तब उनको कैंसर की शुरुआत होती हैं। कोई शर्त नहीं है कि 20 साल के बाद ही होगा, कुछ लोगों को पहले भी हो सकता है। ये बहुत हद तक जेनेटिकली डिटर्मिंड होता है। इसका मतलब ये है कि हर सिगरेट पीने वाले को कैंसर नहीं होगा, लेकिन कुछ जीन्स हैं और कुछ माहौलियाती वजूहात होती हैं जिनकी वजह से उन लोगों को सिगरेट कैंसर होता है। तो सालों पीने के बाद फिर उसमें एक छोटी सी गुठली बनती है सांस की नालियों के अंदर, फिर वो बढ़ती जाती है। इसकी अलामात जो हैं वो बहुत ऐसी होती हैं जो नज़रअंदाज हो सकती हैं बड़ी आसानी से। मसलन खांसी है, बलगम बनना है, दूसरी बीमारियों में भी होता है। ये तो आम भी एक वजह है। दूसरी बात ये कि शायद ही कोई ऐसा सिगरेट पीने वाला हो जिसको खांसी ना होती हो, तो वो उसे एक तरह से नॉर्मल समझ के उसको एक्सेप्ट करता है। इसके अलावा इसमें कभी कभी हल्का हल्का बुखार भी हो सकता है, और इसकी जो ख़ास अलामत है वो भूख का न लगना और वज़न का कम होना है। इसके अलावा जैसा कि सब लोग जानते हैं कि बलगम में खून का आना, ये भी इसकी एक कॉमन अलामत है। अगरचे के बलगम में खून आना बहुत सी और बीमारियों, इन्फेक्शंस, टीबी और नमूनिया वगैरह की वजह से भी होता है, लेकिन आमतौर पे देखा गया कि लोग खांसते रहते हैं महीनों, बलगम भी आता रहता है, भूख भी कम लग रही होती है, उसकी तरफ भी तवज्जो नहीं देते, लेकिन जैसे ही मुंह से खून आना शुरू होता है वो डॉक्टर की तरफ रुजू करते हैं। तो ये चंद अलामात हैं, और इसको जब कोई किसी को शुबा हो तो और डॉक्टर के पास जाए तो सबसे पहले डॉक्टर उनका एक्सरे कराते हैं, और सीने के एक्सरे में आम तौर पे जब इसकी अलामात शुरू होती हैं लंग कैंसर की, उस वक्त आम तौर पे इसकी जो धब्बा या ओपेसिटी या ट्यूमर या जिसको जो भी कहें लीजन,
वो एक्सरे पे नज़र आ चुका होता है। वो छोटा भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो कितने अरसे से मौजूद होता है। और इसके बाद फिर इसके कुछ और दीगर टेस्ट होते हैं जिनसे पता चलाया जाता है। तो डॉक्टर साहब, ये जो ब्लड आने वाली जो आपने बात बताई है, ये पहले ही स्टेज में आ जाता है या काफ़ी आगे जाने के बाद आता है? शुरुआत में आ सकता है, लेकिन आम तौर पे जब कैंसर काफ़ी एडवांस हो जाए तब बलगम में खून आता है। जब लंग कैंसर काफ़ी बड़ा हो जाए तब जाके इसकी अलामात शुरू होती हैं। ओके। और बदकिस्मती से जब इसकी अलामात शुरू होती हैं तो उसमें से हर एक तो नहीं, लेकिन बहुत सारे कैंसर्स लाकाबिल इलाज हो चुके होते हैं, क्योंकि या तो वो साइज़ में इतने बड़े होते हैं, दीगर लिम्फ नोड्स वगैरह में फैल गए होते हैं, या किसी और उज़्व में फेफड़ों से दूर वो फैल चुके होते हैं, जिसके नतीजे में इसका मुकम्मल सद्देबाब मुश्किल होता है। तो फिर उस सूरत के अंदर जो है वो सिर्फ इसको रोकने का जो अमल है वही शुरू किया जाता होगा? जी हाँ, सबसे पहले तो ये ज़रूरी होता है कि अगर फेफड़ों के कैंसर की कोई अलामत हो, और ख़ास तौर पे अगर कोई सिगरेट पीने वाले में ये हो। वैसे ये ख्याल रहे कि नॉन स्मोकर्स में भी लंग कैंसर हो सकता है, जो आपने दूसरी वजूहत बताई। जी, दूसरी वजूहत होती है। तो उसके बाद सीने का एक्सरे कराया जाए, और अगर सस्पिशन है तो इसके लिए जो सबसे कॉमन 2 टेस्ट मुरव्वज हैं, वो है एक तो ब्रोंकोस्कोपी, जिसमें सांस की नालियों के अंदर एक बारीक सी ट्यूब डालकर जिसमें कैमरा लगा होता है मुआयना किया जाता है, और अगर कैंसर की शुबे में कोई चीज़ नज़र आए तो उसके कोई छोटा सा पीस लेकर उसको लेबॉर्ट्री में भेजकर चेक किया जाता है। इसको बायोप्सी कहते हैं। और दूसरा तरीका होता है सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड के ज़रिए भी। तो वो जिस जगह वो लीजन नज़र आ रहा हो उस तक नीडल डालकर सुन करके, ये दोनों अमल सुन करके होते हैं, इसमें कोई तकलीफ़ नहीं होती। तो उसमें फिर वो वही यानी तरीका होता है कि उसमें कोई उसका पीस लिया जाए और बायोप्सी ली जाए और उसको चेक किया जाए। इससे तकरीबन 95% से ज़्यादा चांस होता है इन दोनों तरीक़ों से कि लंग कैंसर की डायग्नोसिस हो जाएगी। ठीक है। अच्छा सर, कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो जब स्मोकिंग की बात आपने की तो फिर उससे तो साफ जाहिर होता है कि स्मोकिंग ना करें आप तो बच जाएंगे, लेकिन दूसरी जो सूरत है वो काफ़ी ख़तरनाक है मेरे नज़दीक, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है उसमें ऐसा नहीं है कि 50% और 60% लोग जो है वो स्मोकर्स होंगे, ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो दूसरी वजह है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मसला है। डस्ट एलर्जी हमारे यहाँ है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो हमारे यहाँ प्रॉपर उसकी जो है वो रिसाइकलिंग नहीं हो पाती, बहुत सारे मसाइल इस तरह के। उस सूरत के अंदर जो है एक आम आदमी है वो क्या करे? देखिए, जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाएगी या सद्देबाब के लिए पॉइंट्स लिखे जाएंगे या आगही के लिए बात होगी, तो कॉमन थिंग्स आर कॉमन, उसूल ये है। तो अगरचे कि आपकी बात दुरुस्त है, हर ज़रिया अहम है, इंसान को बचना चाहिए कैंसर से, लेकिन जब 90% स्मोकिंग ही उसकी वजह है तो हमें चाहिए कि हम सबसे ज़्यादा ज़ोर उसी पर दें। तो सिगरेट पीने वाला आपने कहा कि 50%, तकरीबन इतनी ही फ़ीसद पाकिस्तान में सिगरेट स्मोकर्स की परसेंटेज है, मिलती जुलती इसी से। जी, जो पिछला लास्ट सर्वे हुआ था पाकिस्तान में, कुछ साल हो गए उसे, लेकिन तकरीबन 42% मर्द और 8 या 10% ख़वातीन सिगरेट स्मोक करती हैं। और मेरा अंदाज़ा ये है कि पिछले 10 या 15 सालों में इसमें यकीनन इजाफा हुआ होगा, क्योंकि सिगरेट के अलावा जो हुक्का या शीशा पीने का जो एक रिवाज है जी। और अब जो वेपिंग वगैरह दीगर चीज़ें आ गई हैं, तो जो सिगरेट नहीं भी पीते थे तो उसमें इजाफा हो चुका है, और मेरा अंदाज़ा है कि नया सर्वे हो तो इसमें इजाफा हो सकता है। तो यकीनन सबसे पहला काम तो हमारा ये होना चाहिए कि सिगरेट स्मोकिंग को हर सूरत में तर्क किया जाए और लोगों को तरगीब दी जाए और इसकी तरफ मेहनत की जाए कि लोग सिगरेट ना पिएं हर सूरत से। एक अलग बहस है, इसमें काफ़ी वक्त दरकार होगा, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। फिर उसके बाद कुछ इंडस्ट्रियल वेस्ट और दीगर। डस्ट एलर्जी आम चीज़ है, लेकिन इससे सीने का कैंसर नहीं हो सकता। अच्छा, आपने जो बात की कि इसका इलाज क्या हो सकता है, अगरचे कि ये एक डिसअपॉइंटिंग डिजीज़ है जिसमें मैंने कहा कि जब तक डायग्नोस हो अक्सर कैंसर बढ़ चुका होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इंसान इसकी तगोदो ना करे एक मरतबा अगर डायग्नोस्ड हो गया कि क्या इसका तदारुक हो सकता है। देखिए, आम तौर पे कैंसर्स के 3 या 4 बड़े बड़े तरीक़ा इलाज। एक तो होता है सर्जरी, यानी उस हिस्से को बॉडी में निकाल दिया जाए जहाँ कैंसर है। ये उस सूरत में मुमकिन होता है कि जब वो लिमिटेड हो, छोटा हो और इधर उधर ना फैला हो। दूसरा होता है अगर ऐसा नहीं है और वो तकरीबन फैल चुका है, उसका सर्जिकल निकालना मुश्किल है, तो फिर कीमोथेरेपी या कुछ दवाइयों से जो आमतौर पे इंजेक्शंस की शक्ल में होती हैं उनका इलाज किया जाता है।
और तीसरा इलाज होता है रेडियोथेरेपी या रेडिएशन से उस इलाके। आजकल मॉलिक्यूलर इसके इलाज भी आ गए हैं, जिसकी वजह से जो तकरीबन नॉन क्योरेबल कैंसर्स थे उनके क्योर में इजाफा हो भी रहा है, और वो भी कि जिनके लिए हम दवाई तजवीज़ ही नहीं करते थे उनको देकर उनके काबिले यानी प्रोडक्टिव लाइफ में कुछ सालों का इजाफा किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो नई अभी ये जो इलाज बताए हैं मॉलिक्यूलर है और इसके अलावा जो दूसरे रेडिएशन थेरेपी वगैरह है, बाय द वे रेडिएशन थेरेपी पे हमारा एक पूरा सेशन मौजूद है, उसका भी लिंक कहीं पॉपअप हो रहा होगा तो उसको आप देख सकते हैं। डॉक्टर साहब काइंडली ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और कितने फ़ीसद अवेलेबल हैं? एक आम आदमी, गरीब आदमी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है हर गुजरते दिन के साथ महंगाई बढ़ती जा रही है, तो इस सूरत हाल के अंदर गरीब आदमी किस हॉस्पिटल को अप्रोच करे, आप इस बारे में क्या कहेंगे? इसमें तो कोई शक नहीं कि कैंसर का इलाज बहुत महंगा होता है, ख़ास तौर पे इसकी दवाएं और इसकी सर्जरी। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट सेक्टर्स में, पूरे पाकिस्तान में एटॉमिक एनर्जी कमीशन और गवर्नमेंट के दीगर इदारों के ज़ेर एहतमाम चलने वाले कैंसर के कुछ इदारे हैं। अगरचे कि इसमें सर्जरी की सहूलतें उमूमन मैसर नहीं होती, लेकिन कीमोथेरेपी और रेडिएशन की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, ज़्यादातर बड़े शहरों में ये सहूलतें मौजूद हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी इसकी सहूलतें मौजूद हैं। जो सर्जरी है वो चेस्ट के माहिर सर्जन्स ही कर सकते हैं, और तकरीबन पाकिस्तान के सब बड़े शहरों में इसके सर्जन्स मौजूद हैं। तो सहूलतें तो मौजूद हैं, लेकिन इलाज प्राइवेट सेक्टर में ख़ास तौर पे महंगा भी है। और जैसे कि मैंने कहा, असल बात यह है कि आदमी लाखों रुपए खर्च कर ले अगर जान बचानी हो, लेकिन इसका जब तक सामने आता है तब तक ज़्यादातर केसेस हाथ से निकल चुके होते हैं। सही। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, इंतहाई मुफीद मालूमात आपने हमारे साथ शेयर की। आखिर में हमारे जो नाज़रीन हैं, क्योंकि ये मफाद आमा की एक कोशिश है, तो आखिर में आप उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें? पैगाम मैं यही देना चाहूँगा कि सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जो इंसान से सवालात होंगे आखिरत में, उसमें ये भी होगा कि इंसान ने ज़िंदगी कैसे गुजारी, और जो उसको सहूलत यानी सेहत की और इल्म की दौलत दी गई थी उसको उसने क्या हासिल किया। अपने हाथों सेहत को बर्बाद करना यकीनन अक्लमंदी नहीं है। जिन चीज़ों से बचाव मुमकिन है उनसे हमें बचना चाहिए। सर फहरिस्त तंबाकू नोशी है। तंबाकू नोशी कैंसर ही नहीं बल्कि 20 दीगर कैंसर्स और 20 दीगर बीमारियों का पेश ख़ैमा है। तो अक्लमंदी इसी में है कि सिगरेट बिल्कुल ना पिया जाए, बल्कि उससे दूर रहा जाए, ताकि अगर कम से कम किसी चीज़ से बचना मुमकिन हो तो वह हमारे इख्तियार में हो सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग। इट्स रियली प्लेजर टू हैव यू इन माई शो। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, अनदर थॉट प्रोवोकिंग सेशन। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, और प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ, अपने अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह ये आपके लिए सदका जारिया का बाइस बनेगी। अपने मेज़बान मोहम्मद साद असलम को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़।